हाँ जी, once again, good evening to all. Actually, we have some students from the other states also. ठीक है? So medium will be Hindi. ये आप सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा। जो आज का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको सीटेट या जो पंजाब लेवल का एग्जाम होता है पीटेट उसमें पूछा जाता है। ठीक है? सो इसको इस थ्योरी को समझने के लिए एक तो ये है कि अगर हमने इसको अकेला इस बात से समझना है कि हमने पीटेट सीटेट क्लियर करना है, फिर तो आप उसको सरफेस लेवल पे भी करोगे तो भी आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि आप इन डेप्थ इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझो कि मोरल डेवलपमेंट क्या है और कोलबर्ग ने इस चीज को अपनी थ्योरी के द्वारा कैसे इसको एक्सप्लेन करा है। सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पावर पॉइंट से मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो कोलबर्ग ने दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्रेरणा, गिव मी द राइट टू शेयर द स्क्रीन। मैम रमन मैम के पास है। मैम, Yes, ma'am. You are the co-host now. ओके, थैंक यू। Is it visible to you all? Yes मैम। Okay. So first of all, what is moral development? अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहें तो मोरल डेवलपमेंट इज an aspect of person's overall development that follows over the course of a lifetime. ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं कि एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है, उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, उसकी इमोशनल ग्रोथ होती है, सिमिलरली उसकी एक मोरल डेवलपमेंट या मोरल ग्रोथ भी होती है जो कि लाइफ टाइम का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये जो ग्रोथ है वो आगे चलती है। Moral development is a growth like all growth and it takes place according to a predetermined sequence. और जैसे कि हमारी फिजिकल ग्रोथ अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, सॉरी एडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। सिमिलरली जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी स्टेज वाइज ही आगे चलती है इन अ प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस। इट मीन्स कि इसका सीक्वेंस है वो प्री डिटर्मिन्ड रहता है और हर एक बच्चा उस सेम सीक्वेंस को ही फॉलो करता है जब वो इस ग्रोथ में आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कोलबर्ग के बारे में कि कोलबर्ग कौन था और उसने क्या किया। For studying the process of moral development in human beings, Kohlberg first defined moral development as the development of an individual's sense of justice. अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो मोरल डेवलपमेंट क्या है, आपके हिसाब से क्या है, क्या मीनिंग लेते हो आप सारे? एनीवन? किसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं? यस प्लीज। A student's perspective of right and wrong. यस, ठीक है। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो ये एक कह लो तरीका है अपने मोरल वैल्यूज को समझने के लिए, उसको ठीक ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि हमें आमतौर पर बाय बर्थ बचपन से ही अपने पेरेंट्स की तरफ से जो है हमें वो मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है? सो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, उसकी सेंस का डेवलप होना ही मोरल डेवलपमेंट है। Kohlberg's theory of moral development states that we progress through 3 levels of moral thinking that build on our cognitive development. So Kohlberg का ये विचार था कि हम 3 लेवल्स के थ्रू अपनी मोरल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं
और जिसका बेस क्या बनता है, हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ। इट मीन्स जैसे जैसे हम इंटेलेक्चुअली ग्रो करते जाते हैं, साथ के साथ हमारी जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें भी चेंज आता रहता है। सो लॉरेंस कोलबर्ग, कोलबर्ग का फुल नाम था लॉरेंस कोलबर्ग, expanded on the earlier work of cognitive theorist जीन पियाजे। उसने जीन पियाजे के वर्क को ही आगे बढ़ाया। जीन पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी। उसने 2 स्टेजेस के बारे में बात करी जिससे एक बच्चा पास करता है ड्यूरिंग हिज मोरल डेवलपमेंट, और उसी के काम को आगे बढ़ाते हुए कोलबर्ग ने 4 स्टेजेस की बात की। जीन पियाजे ने क्या करा, जीन पियाजे की एग्जांपल यहाँ पे इसलिए दी जा रही है ताकि एक बेस आपको क्लियर हो सके कि ये थ्योरी ओरिजिनेट कहाँ से हुई। सो टू एक्सप्लेन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करा, उसी तरीके से कोलबर्ग ने करा, which he believed follows a series of stages, और कोलबर्ग का ये विश्वास था कि ये सीरीज ऑफ स्टेजेस को फॉलो करती है। He used Piaget's storytelling technique to tell people stories involving moral dilemmas. जैसे कि पियाजे ने स्टोरी टेलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करा, मतलब कि उसने कुछ ऐसी स्टोरीज फ्रेम करी जो उसने बच्चों से पूछी और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बेस पे अपनी थ्योरी को उसने प्रोपाउंड करा। सेम कोलबर्ग ने भी उसी तरीके से स्टोरीज को यूज करा इन्वॉल्विंग सम मोरल डायलेमा। डायलेमा मींस व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ दुविधा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डायलेमा। सो जो स्टोरीज थी उनके पीछे थीम क्या थी, हैविंग सम मोरल डायलेमा, ये हम आगे बात करेंगे। He based his theory upon research and interviews with a group of young children. उसने छोटे बच्चों को within a specific age group बच्चों को इस्तेमाल करा और उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करा थ्रू स्टोरी टेलिंग टेक्निक के माध्यम से। इसी बात के लिए कोलबर्ग को क्रिटिसाइज भी करा गया उसकी थ्योरी को, कि ये बोला गया कि जो उसका सैंपल था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा उसने, और इसको उसने ज्यादा ब्रॉडर लेवल पे डील नहीं करा। ठीक है, participants were judged on the basis of reasoning used by them while dealing with this moral dilemma. और पार्टिसिपेंट की मॉरल डायलेमा को जो सुलझाने की जो प्रक्रिया थी या वो क्या जवाब देते हैं उसके बेस पे ये अंदाजा लगाया गया कि वो मोरल डेवलपमेंट में किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक स्टोरी है, बहुत सारे ऐसे डायलेमा है, उनमें से एक डायलेमा है जो हेन्स नाम के पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, स्टोरी ऑफ हेन्स। अब स्टोरी में क्या बताया गया है, ये स्टोरी आप स्क्रीन से खुद भी पढ़ सकते हो। बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि हेन्स नाम का एक पर्सन है और उसकी वाइफ है जो कि इस टाइम पे कैंसर से पीड़ित है या कैंसर से बीमार है, और कह लो कि बहुत ज्यादा उसकी जो स्टेज है इस टाइम पे सीवियर है, और डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर एक खास किस्म की ड्रग या दवाई उसको दी जाएगी तो ये होप है कि हम उसको बचा सकें। बट जो हेन्स है उसका हस्बैंड, उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है इतने, ठीक है, और दवाई इतनी इजीली मिल भी नहीं रही है मार्केट में। सो बाय चांस उसको पता चलता है कि एक ड्रगिस्ट है, केमिस्ट है, उसके पास वो मेडिसिन अवेलेबल है। वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए ये मेडिसिन चाहिए। बट जो ड्रगिस्ट है, क्योंकि उसने खुद दवाई को बनाया है, तो वो कहता है कि मैं ये दवाई तब दूंगा जब आप मुझे मनमानी कीमत अदा करोगे। इट मीन्स ही इज चार्जिंग 2-3 times मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब इस टाइम पे वो जो हेन्स है वो दुविधा में है कि वो क्या करे, दवाई को वो कैसे रिसीव करे। ठीक है, इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है। अब उसने, कोलबर्ग ने ये कहानी बच्चों को सुनाई और उसके बाद उसने कुछ डायलेमास हमारे सामने रखे। क्या कौन कौन से डायलेमा थे? नंबर 1 कि क्योंकि उसकी वाइफ सीरियस है तो शुड हेन्स हैव स्टोलन द ड्रग, क्या उसको ड्रग चुरा लेनी चाहिए थी? सेकंड, would it change anything if Haynes did not love his wife? क्या अगर वो अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता तो फिर उस स्टोरी का जो एंड है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है? देन
What if the person dying was a stranger? Would it make any difference? अगर मरने वाला व्यक्ति कोई और ना कोई और अपरिचित होता, स्ट्रेंजर होता, तो क्या इस कहानी को हम एक अलग एंडिंग दे सकते थे? And last, should the police arrest the chemist for murder if the woman died? और अगर वो लेडी मर जाती तो क्या जो पुलिस है उसको उस केमिस्ट को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे. ठीक है. अब डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, क्योंकि उसने डिफरेंट एज ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछे, तो डिपेंडिंग अपॉन द एज इन विच द चाइल्ड इज हैविंग his growth, like in terms of his morality, aspect of morality, उसके different answers थे. उस बेस पे इन डायलेमा को उन्होंने कैसे आंसर करा, उसके बेस पे फिर उसने 4 स्टेजेस की बात करी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं. एक मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि उसने एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को इस्तेमाल करा, यू कैन से फ्रॉम 5th और 6th ईयर ऑनवर्ड्स टू 14 और 15 इयर्स ऑनवर्ड्स. तो जब हम एक टाइम पे डिफरेंट एज ग्रुप को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम उस स्टडी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह की स्टडी कोलबर्ग ने यूज करी, इनमें से अगर ऑप्शन आती है क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल या अदर स्टडीज, तो आप क्रॉस सेक्शनल पे टिक कर सकते हो. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल कब होती है? जब हम एक ही सैंपल को एक लंबे टाइम तक लगातार उसकी हम टेस्टिंग करते हैं या उसको स्टडी करते हैं. ठीक है. और अगर हम डिफरेंट सैंपल को एक ही टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं, then we are doing cross sectional research. इतना क्लियर है बेटे? अब स्टेजेस की बात करें, आगे बढ़े. हाँ जी स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. Okay, so according to Kohlberg there are 3 stages, further there are 3 levels actually, further divided into 2 stage for the each level. First level is pre-conventional morality, having the stage 1, that is obedience and punishment, and stage 2, individualism and exchange. ठीक है. Second level is conventional morality, having stage 3, interpersonal relationship, and stage 4, maintaining social order. And third level is post-conventional morality, having stage 5, that is social contract and individual rights, and stage 6, universal principle. So what is the meaning of conventions? Conventions का meaning क्या होता है? हाँ जी, anyone? किसे कहते हैं हम conventions? हाँ जी बेटा. चलो, कोई भी समाज के कायदे, कानून, रूल्स, नियम, these are the conventions. ठीक है. हर एक समाज के, सोसाइटी के, हर एक कल्चर के अपने एक डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, और being a social individual, being a part of the community, हम उसको फॉलो करते हैं. सो जो ये कन्वेंशंस हैं उनको हमने इस तरीके से एक्सप्लेन करा है कि जो मोरालिटी है वो कन्वेंशन का एक्चुअल सेंस डेवलप होने से पहले कैसे रहती है, जब हम कन्वेंशंस के बारे में समझ लेते हैं फिर वो कैसे चलती आगे, और लास्ट है कन्वेंशन के बाद वाली, जब हम कन्वेंशंस के मीनिंग को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से इंटरनलाइज करके उसको हम समझना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हम चलेंगे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी पे. इसका टाइम पीरियड रहेगा 4 to 10 years, क्योंकि 4 साल से पहले आप बच्चों में मोरालिटी का एस्पेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. नो डाउट वो फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को. ठीक है. उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चलते हैं,
बट उनके अंदर मोरालिटी का सेंस जो है इतना डेवलप नहीं होता, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द एज ग्रुप 4 to 10 years। अब इसका ओवरऑल अगर हम देखें स्टेज में क्या है, अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड बाय ओबीडियंस टू अथॉरिटी। इस स्टेज में जो बच्चा है वो अथॉरिटी फिगर को ओबीडियंस करना अपना एक कह लो धर्म समझता है, या कह लो कि उसको जरूरत महसूस होती है कि जो भी अथॉरिटी फिगर है, चाहे पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, उनका कहना मानना जरूरी है, ठीक है। सो ओबीडियंस टू अथॉरिटी जो है हमेशा उसके माइंड में चलती रहती है। देन इन्वॉल्व्स लिटिल थॉट अबाउट मोरालिटी। बट वो जो ओबीडियंस पे कर रहा है वो ये नहीं कि मोरालिटी के बेस पे कर रहा है कि अगर कोई काम करने को मना करा गया है तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये काम करना गलत है, नहीं, इसलिए कर रहा है क्योंकि एल्डर्स कह रहे हैं, सीनियर्स कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं। सो एक्चुअल में मोरालिटी क्या है, उसको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी समझ उसके अंदर नहीं होती। मोरल कोड इज शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एडल्ट। सो जो भी मोरालिटी का कोड वो डेवलप करता है इस एज में, उसकी शेपिंग कहाँ से होती है, जो स्टैंडर्ड्स पेरेंट्स की तरफ से, एल्डर्स की तरफ से फिक्स करे गए हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग और ब्रेकिंग देयर रूल्स, और इनको तोड़ने पे क्या रिजल्ट रहेगा, उसके बेस पे फिर वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात करी जा रही है। अब हम इसके अंदर जो स्टेजेस हैं उसकी बात करेंगे। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दो चीजों पे फोकस है। ओबीडियंस शो करनी, किस लिए शो करनी, टू अवॉइड पनिशमेंट। सो दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड द कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड ऑब्सोल्यूट। बच्चे रूल्स को कैसे देखते हैं कि दे आर फिक्स्ड, उनमें चेंज नहीं किया जा सकता, एंड ऑब्सोल्यूट, और उनमें दे आर ऑब्सोल्यूट, दे आर फाइनल। जैसे पेरेंट्स कह देते हैं ना कि मैंने बोल दिया ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है, नो किंतु परंतु, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सो बच्चे के मन में ये बात आती है कि जो एल्डर्स कह रहे हैं, जो रूल्स हमें वो समझा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, दे आर एब्सोल्यूट, अपने आप में वो एब्सोल्यूट है, वो फिक्स्ड है और उनको ओबे करना ही पड़ेगा। सो obeying the rules is important to avoid punishment, but obey किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो पेरेंट्स जो है वो पनिश कर सकते हैं। So morality is motivated solely by punishment. So morality का फोकस कहाँ रहेगा, only to avoid punishment, ठीक है। So stage 1 is obedience and punishment. क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट स्टेज की बात करें, Yes, ma'am. स्टेज 2 इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इस एज में। चिल्ड्रन अकाउंट इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू। इस एज में आकर अगर बच्चे पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं, ओबीडियंस ओरिएंटेड जो उनका एक बिहेवियर बन गया है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर कर रहे हैं। इट मींस कि वो इस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि जितने लोग उनकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका एक अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। सो वो किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को किस बेस पे जज करते हैं कि वो किस हद तक उस पर्सन की नीड को पूरा कर रहा है, ठीक है। कि इफ द पर्सन इज डूइंग समथिंग, सो उसको हम गलत या ठीक किस सेंस में कहेंगे, उस सेंस में कहेंगे कि किस हद तक अगर वो उसकी नीड को पूरा कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी पर्सन ने, किसी बच्चे ने झूठ बोल दिया, तो हम कहते हैं कि वो झूठ उसने इसलिए बोला ताकि किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो और जो उसकी एक जरूरत है वो पूरी हो सके। तो हम कह देते हैं कि इस झूठ से किसी का हार्म नहीं हुआ, सो इट मीन्स कि वो पर्सन अपनी जगह पर, वो बच्चा अपनी जगह पर ठीक है, बिकॉज
इस झूठ ने उसकी जो इंडिविजुअल नीड है उसको पूरा कर दिया, ठीक है। देन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि गिव एंड टेक की फॉर्म में रेसिप्रोसिटी इज पॉसिबल, रेसिप्रोकल होना, गिव एंड टेक करना इज पॉसिबल, बट ओनली इफ इट सर्व्स वंस ऑन इंटरेस्ट। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी अपना कोई इंटरेस्ट पूरा होगा। इट मीन्स कि मैं किसी की हेल्प तब करूंगा जब कोई मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज, गिव एंड टेक होगा किसी भी रिलेशन में, किसी भी काम में, तभी ये जो रेसिप्रोसिटी है वो हमें देखने को मिलेगी। सो इस स्टेज में इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज दोनों तरह के जो एस्पेक्ट है वो बच्चे में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। Children recognize that there is not just one right view। ये बात हमने आगे भी कर ली, पीछे भी कर ली, क्योंकि जहां मैंने बोला है कि हर एक का अपना व्यू पॉइंट है, एंड दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। और अलग अलग लोगों के बखरे बखरे अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं। Then focuses on individualism and different perspective। repetition है, सेम वही बात को दोबारा करा जा रहा है। Then the goal is to avoid punishment। बट आप ये देखो कि अभी भी स्टेज सेकंड भी आ गई है, फिर भी जो पनिशमेंट है उसको अवॉइड करने के लिए ही जो एफर्ट्स है वो करे जा रहे हैं। मान लो कि आप भाई बहन हो, है ना, इस एज में, इस एज ग्रुप में सिबलिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई ने कोई ऐसी बात कर दी जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि एक तरीके से राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट में ठीक ढंग से फिट नहीं हो पा रही है, बट क्योंकि बीइंग अ सिस्टर, एक सिस्टर होने के नाते आई थिंक कि उसका अपना एक व्यू पॉइंट है, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन है, ठीक है। और मैं उसमें उसके टास्क में उसका साथ दे देती हूँ, या मैं उसको क्या कहते हैं एंडोर्स कर देती हूँ कि यस यू आर डूइंग राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे मन में ये चल रहा है कि वो अपने व्यू पॉइंट से काम कर रहा है, तो मैं उसको गलत नहीं कह सकती, ठीक है। मोरओवर कहीं ना कहीं ये भी बात आ जाती है कि अगर मैं किसी पर्सन को ऐसे पॉइंट आउट करती हूँ तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले, या मुझे कोई हार्श वर्ड्स जो है वो सुनने को ना मिले, ठीक है। सो आगे इसकी एग्जांपल करते हैं दोनों की, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। अब आई विल कीप क्वाइट सो दैट टीचर वोंट गेट मैड एट मी। मैं चुप रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि नहीं रहूंगा तो टीचर मेरे पे गुस्सा करेगा। सो गुस्से से बचने के लिए मैं ओबीडियंट बिहेवियर शो कर रहा हूँ और मैं क्लास में आराम से चुप करके बैठा हुआ हूँ। अब स्टेज 2 क्या है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। I will let you copy mine if you do my homework। कि मैं तुम्हें अपना काम कॉपी करने तभी दूंगा अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे। It means give and take। So इस एज में 4 to 7 years वाली एज में बच्चे इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। स्टेज 1 में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात आती है और स्टेज 2 में इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की बात आती है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी हुई है, आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी एग्जाम्पल लिख सकते हो जहां पर ये इस बात को क्लियर हम कर सके कि इन दोनों स्टेजेस को हमने कैसे समझा है या कैसे हमने डिफाइन करा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तो इस बात से और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि यू गेट द आइडिया। कोई भी बच्चा अगर स्टेज 1 में कोई ऐसी एग्जांपल देना चाहता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में, कुछ भी। हाँ जी बेटा। और जस्ट आपने पैसिव लिसनिंग ही करनी है।
प्रेरणा बूस्ट करो बच्चों को। यू कैन जितना इंटरेक्ट करेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बताएंगे तो उस पर डिस्कशन होगा, तो चीज ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रह सकती है। तो बेटर है कि अगर मैम कोई एग्जांपल पूछते हैं तो थोड़ा सा ट्राई टू इंटरेक्ट विद मैम। कितने स्टूडेंट्स है बेटे इस टाइम पे, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे वो नहीं शो हो रहा। मैम 21 है। 21, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्लास लगेगी उसमें आपने इन दोनों की एग्जाम्पल जो है वो ढूंढ के लेकर आनी है। इतनी इजी है, साफ क्लियर लिखा हुआ है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या आएगा और इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज में क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैम सेकंड के लिए टिट फॉर टैट वाली एग्जांपल ले सकते हैं हम? हाँ, second टिट फॉर टैट में मतलब कि ये नहीं कि आपने टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि आपने जैसा किसी ने आपके साथ किया आपने वैसा करना है। वो तो कोई इल विल भी हो सकती ना आपकी कि हाँ बुरा जी, हाँ किया तो जी। बुरा करना है। यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आ रही, यहाँ पर ये आ रही है कि मैं तुम्हारी हेल्प तब करूंगा जब तुम मेरी हेल्प करोगे। ओके मैम, ओके। यहाँ हाँ वो जी, फीलिंग है। ठीक है, टिट ठीक फॉर है। टैट की यहाँ फिट नहीं हो रही एग्जाम। चलो ओके एनीवे, मैम। गुड आपने ट्राई तो करा। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल मोरालिटी। इसका टाइम पीरियड है 10 to 13 ईयर्स। अब ओवरऑल इस पीरियड में अगर हम देखें तो क्या कुछ होता है, एंड इंडिविजुअल फोकस ऑन फॉलोइंग कस्टम्स एंड सोशल नॉर्म्स। अब देखो इस एज में आके सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस कस्टम्स जो हैं वो उसको थोड़े थोड़े समझ आने शुरू हो जाते हैं और वो उन पे फोकस करना शुरू कर देता है। begin to internalize the moral standards of valued adult role model. So being an adult, what a society expects from a person, ठीक है, तो उस वो जो वैल्यूज हैं उनको वो समझने की, उनको इंटरनलाइज करने की जो कोशिश है वो करना शुरू कर देता है। Then reasoning is based on the norms of the group to which the person belongs. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये जो एज है इस एज में बच्चे गैंग एज में आ जाते हैं, एडोलेसेंस वाली एज होती है। दे स्टार्ट मूविंग इन पीयर ग्रुप में मूव करना शुरू कर देते हैं। सो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बच्चों का रहता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सो जो एक गैंग है, जो ग्रुप है, जो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, बच्चे इस एज में आकर उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और जो उनकी रीजनिंग होती है वो उस ग्रुप की जो एक चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से वो रीजन आउट करते हैं चीजों को। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में करते हैं। स्टेज 3 जो है इस एज की, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब कि लोगों के बीच में जो संबंध है, बिटवीन द पीपल, इंटरपर्सनल रिलेशन। इस स्टेज को हम गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। सो सीटेट पीटेट में कई बार पूछ लेते होते हैं कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है वो किस स्टेज का फीचर है। सो चारों स्टेजेस दी होंगी और अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप इजीली टिक कर सकते हो कि ये इस स्टेज में फॉल कर रहा है। गुड बॉय गुड गर्ल मीन्स कि कोई भी हमें बुरा ना कहे और एक हमारी एक अच्छी इमेज जो है वो लोगों के बीच बन सके। देन फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल। हमारा फोकस क्या रहता है इस एज में कि जो समाज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा कंडक्ट है, वो उस हिसाब से चल सके। देन एम्फेसिस ऑन कंफर्मिटी, बीइंग नाइस। और हमेशा हम इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों के बीच नाइस की फीलिंग जो है वो लेके आ सके, कि लोग हमारे बारे में बोले कि ये पर्सन नाइस किस्म का है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसके साथ डीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो एम्फेसिस ऑन कंफर्मिटी, बीइंग नाइस। हम कंफर्मिटी होता है कि उस पे मतलब दृढ़ विश्वास आप कह लो कि हमें यही करना है। सो कंफर्मिटी ऑन बीइंग नाइस। देन कंसीडर हाउ चॉइसेस इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। इस एज में आके हम ये भी देखते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर चॉइस करते
करते हैं, अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं, कुछ हम अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारे साथ लोग किसी एक रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो उन पर उस बात का, उस चॉइस का क्या असर पड़ेगा। ये हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स, टीचर्स, एल्डर्स, जिनके साथ भी हम मूव कर रहे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने गुड बॉय गुड गर्ल की बात करी है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की बात करी है समाज के अकॉर्डिंग। उसके बाद बीइंग नाइस का एक लेबल जो है वो हमेशा हम कैरी करना चाहते हैं, और हम वो जो चॉइसेस हैं उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हम लोगों को कोई दुख ना पहुंचाए या उनको हम कोई नेगेटिव जो है वो अपनी इमेज ना दे सके। ठीक है, आगे बढ़े, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दो फीचर्स इसमें हम और ले सकते हैं। emphasizes on the maintenance of happy interpersonal relationship and pleasing others। हम हमेशा जो दूसरों के साथ जो संबंध है वो हैप्पी गो लकी टाइप के बनाना चाहते हैं और लोगों को प्लीज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है कि हमारी कोई भी ऐसी बात हम ना बोलें जिससे लोग जो है वो हर्ट हो या लोग हमारे बारे में एक बुरी जो फीलिंग है वो बना लें। So a need to avoid rejection, disaffection or disapproval from others। So इस एज में हम रिजेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, डिसअफेक्शन को, कि कोई हमें ऐसा ना करे कि हमें कोई प्यार ना करे या हमें कोई हमारे लिए कोई सिंपैथी ना शो करे, और डिसअप्रूवल या फिर कोई हमें अप्रूवल ना दे। सो हम इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं। हम अपनी एक बीइंग अ गुड सिटीजन, गुड इंडिविजुअल, गुड गर्ल, गुड बॉय, नाइस इंडिविजुअल, ये जो इमेज है उसको हम उसके साथ जो है वो जीना चाहते हैं इस स्टेज में आकर। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। स्टेज 4 इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। कंसीडर सोसाइटी एज अ होल व्हेन मेकिंग जजमेंट। अब हमने कोई भी डिसीजन लेना है इस एज में आकर, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि मेरे इस डिसीजन से जिस समाज का मैं हिस्सा हूं उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, हम ये नहीं कि अकेला अपने परिवार को या अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि उनको तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि हमारे इस डिसीजन से, हमारे इस व्यू पॉइंट से पूरे समाज में जहाँ का हम हिस्सा है, जिस कम्युनिटी का हम पार्ट है, कहीं उसको तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, then focus is on maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respecting authorities। so focus कहाँ पे रह जाता है हमारा? कायदे कानून की पालना करना, अपनी ड्यूटी करना एंड अथॉरिटी फिगर को रिस्पेक्ट करना। बट यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है अथॉरिटी फिगर की, ठीक है, वो पहली स्टेज से फर्क होगी। फर्स्ट में हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं अकेला पनिशमेंट से बचने के लिए, ओबीडियंस शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्चुअल सेंस में इन लोगों को एक कह लो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, या हम समझते हैं कि दे आर मोर इन टर्म्स ऑफ हैविंग स्पेशल, इनके अंदर कुछ एबिलिटीज हैं या कुछ इनके अंदर ऐसी चीज है जो जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हमें लगता है कि जो इनके द्वारा कहा जा रहा है वो हमें मानना चाहिए। ठीक है, सो वी रिस्पेक्ट द अथॉरिटी फिगर। ये अथॉरिटी फिगर कोई भी हो सकता है। देन इसके अंदर फर्दर क्या आएगा? प्लीज इंडिविजुअल्स टू मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर बाय फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स एंड लॉज। हम अपने समाज को, कम्युनिटी को प्लीज करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। कैसे? सोशल ऑर्डर को फॉलो करके, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके, कस्टम्स को एंड लॉज को। वैसे भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी को तो कोई भी पर्सन पसंद नहीं करता। ठीक है, और बीइंग अ सोशल इंडिविजुअल हम यही चाहते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस मिले समाज में। एक्सेप्टेंस तब मिलेगी अगर हम सोशल नॉर्म्स, ऑर्डर, कस्टम्स को फॉलो करते हैं। देन वी बिकम अवेयर ऑफ द वाइडर रूल्स ऑफ द सोसाइटी टू अवॉइड गिल्ट। हम समाज को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन को और डीप सेंस में समझते हैं, ताकि हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से बाद में हमें
गिल्ट हो, पछतावा हो, या लोग हमें ब्लेम करें, ठीक है। देन ए नीड टू नॉट बी क्रिटिसाइज्ड बाय अ ट्रू अथॉरिटी फिगर, वही बात आ गई ना कि हम नहीं चाहते कि कोई हमें क्रिटिसाइज करे। अ ट्रू अथॉरिटी फिगर मीन्स कि जो पर्सन इस काबिल है, इस कैपेबल है कि वो इन चीजों को अच्छी तरीके समझता है, वो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, वो हमें रूल्स रेगुलेशन में रहना सिखा रहा है और हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चाहे हमारी सरकार है, हमारा लॉ सिस्टम है, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, कोई भी हो सकता है। जो ट्रू अथॉरिटी फिगर है, हम चाहते हैं कि ये लोग हमारी प्रेज करें, हमें क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है। अब दोनों स्टेज की एग्जांपल है। स्टेज 3 में क्या हमने बात करी थी? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आई विल बाय दैट ड्रेस सो दैट माय फ्रेंड्स विल लाइक मी, मतलब कि मैं वैसे कपड़े पहनूंगी जिससे कि बाय करूंगी, जिससे कि मेरे दोस्त यार खुश हों, मुझे पसंद करें। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा कपड़ा खरीद लूं, पहन लूं जिससे कि मेरे दोस्त अनॉय हो जाएं, अनॉयड होके बिहेव करें, या वो बोले कि तू कैसी बन के आ गई है, ठीक है। सो मैं एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम करना चाहती हूँ। सो जो मेरी अप्रोच होगी वो इस तरह की होगी। देन स्टेज 4, maintaining social order. You should not cut the class because it is against school rules. आप इस बात को समझ जाते हो, इंटरनलाइज कर लेते हो कि हमें क्लासेस बंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम स्कूल रूल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, जिसके हिसाब से बच्चों को जो क्लासेस हैं वो बंक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लासेस बंक नहीं करना चाहते ये मान के नहीं कि टीचर हमें पनिश करेगा इसलिए हम क्लास लगाएंगे। हम इसलिए क्लास बंक नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये कायदे कानून समाज के, स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है। सो दिस इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोनों स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। नेक्स्ट चले आगे। Yes, ma'am. लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल। ये मोरालिटी वाली जो स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल की है, ये एडोलेसेंस से लेकर अडल्टहुड है। मतलब कि इसके बाद कोलबर्ग ने फर्दर कोई स्टेज की बात नहीं करी और उसने एडोलेसेंस और अडल्टहुड के पीरियड को इसमें इंक्लूड कर लिया। सो पीपल लुक बियॉन्ड कन्वेंशन to determine social norms and appropriate social interactions. इस स्टेज में, क्योंकि वो जो स्टेज पिछली थी वो अर्ली एडोलेसेंस की थी, ये वाली स्टेज जो है वो एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस और उसके बाद वाली स्टेज है। सो लोग जो है वो बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड कन्वेंशन मीन्स के व्हाट इज रिटन, रूल बुक क्या कहती है, कानून क्या कहता है, क्या करना चाहिए, समाज क्या एक्सपेक्ट करता है, उससे थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। People look beyond conventions to determine social norms and appropriate social interactions. Next है कि जो अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? Because judgment is based on self-chosen principles. कि मेरे लिए क्या सिद्धांत होगा, मेरा क्या असूल होगा, मैंने किस वैल्यू सिस्टम को अपने साथ लेकर चलना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। सो जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन प्रिंसिपल, ठीक है। समाज क्या कह रहा है, अथॉरिटी फिगर क्या कह रही है, नो डाउट वो अपनी जगह पर ठीक होंगे, बट कहीं ना कहीं मैंने अपनी इन चीजों को अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करके देखना है, और अगर ये मेरे को ठीक लगते हैं तभी मैं इनको फॉलो करूंगा। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। सो रीजनिंग का बेस क्या रहेगा मोरालिटी का? इंडिविजुअल राइट्स, कि हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीका है, उसके अपने अधिकार हैं, उसका अपना एक ओपिनियन है, दुनिया को देखने का, उसमें रहने का उसका एक ढंग है अलग से, ठीक है। सो
रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। जस्टिस का सेंस जो है वो हमारे सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आधारित होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे लॉ के बीच में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है या जो हमारे रूल बुक कह रही है हम उसको उसकी धज्जियां उड़ा दें या हम उसको ना सुने। उनको भी हम फॉलो करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये जरूर देखते हैं कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस हम पे लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल है और कहाँ तक जाके हमें एक जो लिमिट है वो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसकी फर्दर 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। So here people begin to account the differing values, opinions and beliefs of other people. लोग जो हैं different तरह की वैल्यू सिस्टम को, ओपिनियंस को और विश्वास को कह सकते हो कि आप रिस्पेक्ट देनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने ये बात सोच ली कि जो है जस्टिस है, जो मोरालिटी है वो सेल्फ चोजन प्रिंसिपल पे रहेगी, तो फिर इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं तो हर एक का अपना एक राइट है, हर एक का अपना एक ओपिनियन, अपनी एक वैल्यू सिस्टम है। लॉज आर इम्पोर्टेंट बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड्स। अब मैंने पहले भी बोला है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून को छोड़ दें, लॉज तो जरूरी है, हमें उनका ध्यान भी रखना है, बट members of the society should agree upon these standards, but majority of the members जो है वो उसके फेवर में होने चाहिए। अगर कोई लॉ ऐसा है जिसको समाज अप्रूवल नहीं दे रहा तो उसमें सुधार की जरूरत है। जैसे आपने एक ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बहस सुनी होगी, जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक ये चल रहा था प्रोसेस काफी टाइम से कि दे कैन डाइवोर्स, अपनी वाइफ को वो डाइवोर्स दे सकते हैं यूजिंग तलाक 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 3 बारी कह के। ठीक है, सो इस जो एक उनका बना हुआ था उसको चैलेंज करा गया और इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो करी गई। ठीक है, या फिर कई बार हम कोई ऐसी चीज देखते हैं, जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल में भी करेंगे, कि जो अबॉर्शन है, ठीक है, क्या इसको लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स लगातार चलती आ रही हैं और कुछ लोगों की चॉइस पे भी छोड़ दिया जाता है। कई कंट्रीज में तो ये पूरी तरीके से बैन किया गया है कि आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। कई कंट्रीज थोड़ी सी लिबरल होके ये दे रही हैं, फ्रीडम दे रही हैं कि अगर बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, अगर लेडी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ये अबॉर्शन का स्टेप ले सकती है। ठीक है, सो लॉज आर इम्पोर्टेंट बट उन लॉज को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो है वो एग्री करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। becomes aware there are times when they will work against rules or interest of particular individual। कि ये जो कायदे कानून हैं sometimes ये लोगों की इच्छा के अगेंस्ट भी जाते हैं। ठीक है, और या उनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं करते। आप सबने एक कम्युनिटी सुनी होगी जिसको हम कहते हैं LGBTQ। ठीक है, जो लेस्बियन, गे वगैरह लोग हैं वो इस कम्युनिटी में आते हैं। अब बहुत टाइम से इसके ऊपर भी विवाद चलता आ रहा है कि क्या इनको राइट देना चाहिए, क्या इनको एक नॉर्मल इंडिविजुअल मानना चाहिए। ठीक है, अब इस एज में आकर ये सारी जो सेंस है लोगों में डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि अगर कोई ऐसा कायदा कानून चल रहा है जो कि फिट नहीं बैठ रहा हमारे सिस्टम में या हमारी नीड को, हमारे इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर रहा, तो उसको चेंज करना बनता है, उसके खिलाफ आवाज उठानी बनती है। सो emphasis is on the social contract and the maintenance of individual rights। मतलब कि emphasis is on the social contract means कि we are bonded in a contract with the society। क्योंकि जब हम समाज के साथ गिव एंड टेक में हैं तो एक तरीके से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमने कुछ भी
समाज के अगेंस्ट नहीं करना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आवाज भी नहीं उठानी। जहां पर जरूरत पड़े अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमने उसमें अपनी वॉइस जरूर रेज करनी है, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट, और हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का पूरा हक है। समाज, कोई भी कानून, कोई भी उचित या अनुचित दलील देकर हमारा जो वो हक है, इंडिविजुअल राइट है, हमसे वो स्नैच नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जो रीजनिंग है वो अब एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि समथिंग जो हमारे सामने नहीं है, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमें वो दिख रही है और हम तब उसके बारे में कोई कंक्लूजन निकाल सके। जैसे मैं कहती हूँ कि आने वाले टाइम में, जैसे अब कोविड का टाइम चल रहा है इतने टाइम से, ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं कि और 5-10 साल अगर कोविड सिचुएशन से हम डील करते रहे तो समाज की कंडीशन कैसी होगी, हेल्थ सिस्टम का क्या होगा। सो थ्रू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आप उसका एक आंसर दे सकते हो। आप कह सकते हो कि ऐसा ऐसा हमारे सिस्टम में इस तरह के जो चेंज हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको एक्सेप्टेंस दी गई है, उस बेस पे हम रीजन आउट करते हैं जब हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं। फॉलो दीज इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इवन इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ। ये मैंने बात पहले भी कर दी कि जो ये सिद्धांत है इनको हमने इंटरनलाइज कर लिया है, इनका हमने एक्चुअल मीनिंग समझ लिया है और इनको हम फॉलो करते हैं, चाहे ये कानून के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। मोरल जजमेंट इज मोटिवेटेड बाय वंस ऑन कॉन्शियंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्शियंस, हमारी इनर वॉइस हमें डिक्टेट करती है, हमें डायरेक्शन देती है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई अथॉरिटी फिगर हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमें ओबीडियंस पनिशमेंट का डर नहीं है। ये हमारी इनर कॉन्शियंस ही हमें बता रही है कि इस सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। Then people have developed their own set of moral guidelines which may or may not fit the law. लोग इस एज में आकर अपनी एक मोरल गाइडलाइंस बना लेते हैं जो जरूरी नहीं है कि समाज के कायदे कानून की जो किताबें हैं उसमें वो लिखी हो या उसमें वो फिट बैठती हो, ठीक है। They search for universal principle. लोग इस एज में उन सिद्धांतों को खोजते हैं जो कि यूनिवर्सल लेवल पे एप्लीकेबल है, जिनको मैक्सिमम लोगों की तरफ से एक्सेप्टेंस मिली हुई है। अब एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे कि स्टेज 5 की बात हो रही है, इंडिविजुअल राइट्स की। इट इज हर ओन डिसीजन, वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट। मान लो अब अबॉर्शन की ही बात आ गई, नीचे भी वही बात करी गई है वैसे तो। मान लो कि एक लड़की है और ड्यू टू सम किसी भी कारण से वो अबॉर्ट कराना चाहती है, ठीक है। इस स्टेज में आकर हम ये बात को समझ जाते हैं कि ये उसका डिसीजन है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। अब आपने सबने अभी एक खबर पढ़ी होगी कि एक लड़की ने अपने साथ ही मैरिज कर ली सोलो गांव में, ठीक है। उसने खुद से ही शादी करी, प्रॉपर उसने पूरा जो मैरिज का फंक्शन है वो करा, वरमाला की, सारा कुछ जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे करे, बट शादी उसने अपने साथ ही की, ठीक है। सो कहने को तो बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप लिया उसने,
बट उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, उसकी कम्युनिटी ने सपोर्ट करा, ठीक है. सो इट इज हर ओन डिसीजन, वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट. सो नो डाउट हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, बट क्योंकि हमारा इंडिविजुअल राइट भी कुछ ना कुछ बनता है, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए. Then stage 6, universal principles. If abortion became legal in our country, I will be one of the people who will be against it, because it is against God's law. वो कहता है कि मान लो अबॉर्शन को हमारा समाज एक्सेप्टेंस दे देता है, लीगलाइज कर देता है, फिर भी मैं वो पर्सन होऊंगा जो कि इसके अगेंस्ट खड़ा होऊंगा या बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है. ठीक है. सो लाइक अगर एक पर्सन ऐसा बोल रहा है, इट मीन्स कि उसकी ये फीलिंग है कि जो ये हम ये काम कर रहे हैं ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि भगवान ने हमें सबको जीने का एक हक दिया है और वो हक हम ऐसे किसी से ले नहीं सकते. ठीक है. सो दिस इज स्टेज 6. आप सबने में भी एक टर्म सुनी होगी, मैंने पहले भी कभी बताई है, इथुनेसिया. इथुनेसिया क्या होता है? मर्सी किलिंग. कि जब पर्सन बहुत बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, बेडरिडन हो जाता है, तो वो मर्सी किलिंग के लिए अपील कर सकता है कुछ देशों में कि उसको मार दिया जाए, लाइक थ्रू सम इंजेक्शंस, थ्रू सम मेडिसिन, कोई ऐसा तरीका अपना लिया जाए ताकि वो पर्सन जो है वो मर जाए, क्योंकि वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा, वो लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता. ठीक है. कुछ देशों में इस चीज को एक्सेप्टेंस दी गई है, बहुत कम देशों में दी गई है कि जो पर्सन है उसको इथनेशिया की जो परमिशन है वो मिलनी चाहिए. ठीक है. अब अगर हम इसको इस एस्पेक्ट में सोचें तो ये मेरा राइट है, मेरा राइट है कि मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, कि मैं उसको खत्म करूं. ठीक है. बट फिर एक ये भी बात है कि अगर हम सुसाइड की बात करें, जहां पर हम अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर देते हैं, तो उसको हम एक क्रिमिनल एक्ट के अंडर मानते हैं कि जो सुसाइड करना या सुसाइड के बारे में सोचना, ऐसे थॉट्स लेके आने, वो एक गलत जो विचार है हमारे मन में आता है. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि इस स्टेज में मोरालिटी का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल लेवल पे हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं, चीजों की, सिद्धांतों की, लॉ की, रीजनिंग की, जजमेंट की हमारे लिए क्या वैल्यू है. ठीक है. कैसे हम उसको अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करके देख रहे हैं. अब जो पर्सन बेड पे पड़ा है वो तो जरूर इसके अगेंस्ट होगा, वो बोलेगा कि आई नीड मर्सी किलिंग. ठीक है. और अदरवाइज समाज जो है वो परमिशन नहीं देगा कि वो अपने आप को मार ले. ठीक है. सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस एज में आकर जो मोरालिटी है वो हमारे सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय कोलबर्ग, जिसमें उसने 3 स्टेजेस की बात करी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, 3 लेवल्स की बात करी, एंड हैविंग 2 स्टेजेस फॉर ईच लेवल. पहली स्टेज में फोकस कहाँ था? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के ऊपर. ठीक है. अथॉरिटी फिगर से बचने के लिए हम सारा कुछ करते हैं जो कि मोरालिटी से जुड़ा हुआ है. सेकंड स्टेज में हम बीइंग अ गुड गर्ल, गुड बॉय की ओरिएंटेशन के साथ काम करते हैं. हम एक अच्छे संबंध, रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, हम लोगों में एक अच्छी इमेज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपनी. और पोस्ट कन्वेंशनल में हम कन्वेंशंस का मीनिंग अपने हिसाब से अपने साथ जोड़ के देखते हैं
हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पे विश्वास रखते हैं, और हम उस चीज को चैलेंज करने के लिए भी मन बना लेते हैं जो चीज हमारे फायदे के लिए नहीं है। पर यहाँ पर इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है। कोई भी चीज ऐसी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं कि एक पर्सन आके खड़ा हो जाए, वो बोले कि मुझे ये कायदा कानून पसंद नहीं है, ठीक है। इफ मेजॉरिटी इज हैविंग द सेम व्यू अबाउट दैट काइंड ऑफ रूल रेगुलेशन और जो समाज में चल रहा है, तो वो उसका हक बनता है कि वो उस ग्रुप की वॉइस बने और उसका साथ दे, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ हद तक क्लैरिटी हुई है इसके बारे में। बाकी मैं एक पीपीटी ये आपने देख ली है, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियो में अकेली ऑडियो सुनोगे आप, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग टाइम पे करी गई थी। सो हो सकता है कि वहां पर मैंने कुछ एडिशंस वहां पे करी हो जो यहाँ पे छोड़ दी हैं, या यहाँ पर जो मैंने बताया हो सकता है वहां ना बताया हो, ठीक है। तो मैं वो भी सेंड कर दूंगी, पीपीटी भी भेज देती हूँ, आप दोनों देख सकते हो। वहां पर आप ऑडियो के साथ साथ इसको स्टेजेस को मैच करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये इम्प्लीकेशंस की बात इसलिए करी गई है क्योंकि अगर हम थ्योरी एज ए थ्योरी इसको पढ़ते हैं, अगर हमने बीएड एमएड लेवल पे पढ़ना है इसको, तो फिर हम उसमें इम्प्लीकेशंस करके आते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में ये कैसे इम्प्लाई हो रही है। सो ये हेल्प करती है कि बच्चों की डेवलपमेंट जो है एज पर स्टेज वाइज, एज पर अकॉर्डिंग टू देयर एज, वो कैसे हो रही है in terms of how they are developing morally। और इससे टीचर्स को हेल्प मिल जाती है कि वो बच्चों के मोरालिटी के लेवल को जान के उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस को है वो इस्तेमाल कर सकें। और हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि मोरल डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज है वो एज पर कोलबर्ग ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज होती है। सो इस एज में जो टीचर है वो बच्चों को ओबीडियंट बना सकता है, पेरेंट्स ओबीडियंट बना सकते हैं, बट जो फोकस रहेगा वो पनिशमेंट देने का, वो फोकस फिजिकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरल नहीं होनी चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ जो हमने उनको बेनिफिट दिए हैं, प्रिविलेज दिए हैं, उनको हम वो उनसे ले लें, उनसे हक जो उनको दिए हैं वो ले लें, उस हिसाब से हम उनको पनिश करें। मान लो हम कह देते हैं कि आज आपने ये काम नहीं करा तो आज आपकी रिसेस हम कैंसिल कर देते हैं, आपको आज रिसेस पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से हम बच्चों को अर्ली स्टेज में मोरालिटी का जो कह सकते हैं एक पार्ट है वो पढ़ा सकते हैं। देन रिवॉर्ड्स और रीइंफोर्समेंट फॉर शोइंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुड बी प्रैक्टिस्ड, कि बच्चों को अगर हमने मोरालिटी में डेवलप करना है, अच्छा एक मोरल इंडिविजुअल बनाना है, तो रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट जो है वो टाइमली देनी जरूरी है। कब कब? जब वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट students must be encouraged to participate in cooperative activities to strengthen their moral reasoning skills। बच्चों को अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज में पार्ट कराना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई नैतिकता का कोई पाठ पढ़ाना चाहिए, कोई नैतिक उनको कोई मटेरियल, कोई रीडिंग मटेरियल देना चाहिए, कोई ऐसा कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जहां पर जिससे कि वो अपनी मोरल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सके। Then students at advanced level of moral development must be encouraged to have an independent point of view, ठीक है, but also giving due importance to others। इस एज में लास्ट जो कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल है उस एज में हम एज ए टीचर बच्चों को एनकरेज करें कि दे मस्ट हैव देयर इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये भी ध्यान रखा जाए कि वो दूसरों के व्यूज को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें और एक लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ को देखने की कोशिश करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। अब ये बताइए कि आपको इसमें से फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तो टाइम लगेगा, एक बार दोबारा इसको देखोगे, समझोगे, सुनोगे, है ना, तो बेटर क्लैरिटी होगी।
बट 5 to 10%, 15% जितना भी आपको समझ आया है, क्या आपको लगा है कि आप इसको यूज करके पीटेट सीटेट की तैयारी कर सकते हो? जहां पर एडिशंस होंगी वो हम जरूर करेंगे। Yes, ma'am. बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बेटे आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। प्रेरणा आप कुछ बताना चाहते हो एडिशनल? Ma'am, I think Prerna is left out from the meeting. She's ओके not. ओके, ठीक है Yes, बेटे, ma'am. ठीक है। चलो एनीवे बेटे, किसी की कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप